हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सफल 2.0 बैच पर। मेरा नाम है अंकित मालविया और आप सभी जानते हैं हिस्ट्री की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। हमारा पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है ब्रिस्क बीट्स एंड बोन्स दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके 2 पार्ट भी ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन 2 लेक्चर्स को पहले नहीं देखे हैं तो उनको भी आप लोग देख लें। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का तीसरा पार्ट करेंगे और इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो 3 पार्ट में फाइनली हम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है क्लास 12th का पहला चैप्टर है इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार वो देख लेते हैं एंड देन आज हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट या टॉपिक्स कवर करेंगे वो भी आप लोग देखिए। तो सबसे पहले जो हमने प्रीवियस सेशन में कॉन्सेप्ट या टॉपिक्स पढ़े थे उसमें सबसे पहला आप लोग देख रहे हैं ट्रेकिंग आउट सोशल डिफरेंसेस, यानी जो सोशल डिफरेंसेस हैं यानी समाज की जो भिन्नताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता में उसे किस प्रकार से ट्रैक किया गया, उसे किस प्रकार से खोजा गया। तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक भिन्नताएं थी उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरह से ट्रैक किया, ये हमने कवर किया था लास्ट सेशन में। फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी शिल्प उत्पादन। क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब होता है शिल्प उत्पादन। तो शिल्प उत्पादन से रिलेटेड कई सारी फाइंडिंग्स हुई हैं, उनके बारे में हमने बात करी थी। एंड देन स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग बहुत सारा क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे और क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। तो उन रॉ मटेरियल्स को बाहर से भी बुलवाया जाता था, इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है वहां से भी चीजें आती थी। तो इन चीजों को किस तरह से बुलवाया जाता था सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमने उस कॉन्सेप्ट को देखा। एंड देन सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। तो ये सिंधु सभ्यता के जो आर्टिफैक्ट थे, जो कला वस्तुएं थी, सबसे पहले अगर हम सील या मोहर की बात करें तो मोहरें किस तरह की थी इनको हमने काफी डिटेल में पढ़ा। देन स्क्रिप्ट यानी सिंधु सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। एंड देन बेट यानी कि जो सारा का सारा आदान प्रदान होता था, ठीक है, सर्कुलेशन जो होता था चीजों का, वो सारा का सारा जो रेगुलेट होता था वो एक बहुत ही प्रीसाइज सिस्टम था बेट का, एक बहुत ही परिशुद्ध प्रणाली थी नापतोल की, उसके जरिए यहाँ पे सारा का सारा लेन देन होता था। तो ये जो बेट्स थे, जो बाट थे, उनको हमने यहाँ पे देखा, स्टडी किया था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे। आज के सेशन में बेटा हम जो बाकी के कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम कौन कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज एंशिएंट अथॉरिटी यानी प्राचीन सत्ता। सिंधु सभ्यता में क्या किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी थी, क्या कोई किसी प्रकार की सत्ता थी, क्या कोई राजा थे, कोई महल था या कहीं से गवर्नमेंट रन होती थी। इन कॉन्सेप्ट को, इन सारी चीजों को इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। एंड देन द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, इट मीन सिंधु सभ्यता का जो पतन होता है, जो सिंधु सभ्यता का अंत होता है, उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या बातें बताई हैं, क्या क्या उनके द्वारा सजेशंस दिए गए हैं, परिकल्पनाएं की गई हैं, उन सारी चीजों को हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। एंड देन डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई है और खोज में भी जो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के रोल रहे हैं और जो डिफरेंट काइंड ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस की मेथड्स को अपनाया गया है डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जैसे सर जॉन मार्शल की बात करें या फिर व्हीलर नामक जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनकी बात करें, तो उन्होंने जो मेथड्स यूज करी है एक्सकेवेशंस की उसको हम यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। एंड देन प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। इसके बाद एट द एंड जो लास्ट कॉन्सेप्ट है आप लोगों का वो ये है कि ये सारी की सारी जो भी हिस्टोरिकल सोर्सेस हमें सिंधु सभ्यता से मिले हैं उन सभी को जोड़कर, इन सभी को मिलाकर एक अतीत को किस तरह से, या इन सारी चीजों के जरिए अतीत को किस तरह से जोड़ा जा सकता है, पास्ट को किस तरह से पीस किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट आपका एट द एंड लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। समझ गए। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें आज के सेशन में हमें कवर करना है। ये सारे लास्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, लास्ट के टॉपिक्स हैं जो कई बार छूट जाते हैं, तो हम उन टॉपिक्स को भी यहां पे आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दी एंशिएंट अथॉरिटी, इट मींस प्राचीन सत्ता, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एंशिएंट अथॉरिटी यानी प्राचीन सत्ता। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है, क्या सिंधु सभ्यता में किसी प्रकार की कोई सत्ता थी, कोई लोग थे, किसी प्रकार के राजा महाराजा थे, या कोई सेंटर ऑफ पावर था जहां से सारा का सारा प्रशासन चलता था या सत्ता रन होती थी, ठीक है। क्या इस तरह की कोई चीज सिंधु सभ्यता के अंदर थी, ठीक है। अगर थी तो क्या किसी प्रकार के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या किसी प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी प्रकार के अगर ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्या कोई सत्ता थी, कोई व्यक्ति थे जो सारी चीजों को रन कर रहे थे, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में क्यों आता है, इस क्वेश्चन के आने के पीछे के कुछ कारण है, उन चीजों को हम यहां पर देखते हैं पहले, ठीक है। सो देयर आर इंडिकेशंस, कुछ इंडिकेशंस हमें मिले हैं, कुछ ऐसे निर्देश या कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके बेसिस पर ये क्वेश्चन यहां पर क्रिएट हो रहा है हमारे माइंड में कि भाई किसी ना किसी प्रकार की तो यहां पर सत्ता रही होगी या कुछ ना कुछ रहा होगा। ऐसा क्यों होता है
क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए गए हैं, ठीक है, बहुत ही जटिल निर्णय लिए गए हैं। यहाँ पर जो भी लोग रहा करते थे उनके द्वारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए गए हैं, और ना सिर्फ डिसीजन लिए हैं, उनको इंप्लीमेंट भी किया है, उनको एग्जीक्यूट भी किया है। तो अगर इतने कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए गए और अगर उनको एग्जीक्यूट किया गया है, तो क्या ये किसी के जरिए कराया जा रहा था? कोई था जो ये सारी चीजें करा रहा था? अब जहां पर बात आती है कॉम्प्लेक्स डिसीजंस की और उनके इंप्लीमेंटेशन की, तो ऐसे कोई एग्जाम्पल भी है क्या? तो डेफिनेटली भी है, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल जिन्हें हमने सिंधु सभ्यता में देखा है। जैसे सिंधु सभ्यता के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो कला वस्तुएं हैं, जैसे कि मोहरें हो गई या फिर ईंटें हैं, ईंटों के अलावा जैसे हमने पढ़ा है और भी कई चीजें, बाट यानी जो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात करी, भार या वजन को तोलने के लिए, इन चीजों में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें क्या दिखती है? समानता दिखती है। और ये समानता जो है ये दर्शाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स जो मैंने आपको बताया, जैसे बीड्स हो गए, मनके हो गए, या फिर बाट और ब्रिस्क जो ईंटें हैं उसमें भी एक कॉमननेस हमें देखने को मिलती है, सील या मोहर। तो ये सारी चीजें बहुत ही एक समान पूरी सभ्यता में बनाई गई है, ठीक है। एंड देन नोटेबली ब्रिस्क, अगर ईंटों की बात की जाए, ईंटें जो कि एक समान रेसों में बनाई गई थी, एक फिक्स रेसों में ये ईंटें बनाई गई। और ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि ईंट एक जगह पर तो नहीं बनी होगी जो पूरी सभ्यता में एक समान रेशो उसका मिलता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा रीजन है, और ईंटों का यूज लगभग हर एक सेटलमेंट में हुआ है। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ईंट एक ही जगह पर बनती हो, ब्रिस्क एक ही जगह पर बनती हो और सारी जगह वहां पर पहुंचाई जाती हो। भाई अलग अलग जगहों पर ईंटों को बनाया जाता होगा और अलग अलग जगहों पर बनाया जाता होगा, लेकिन हर जगह पर जो ईंट मिली है उनका रेशो कॉमन मिला है, एक समान अनुपात मिला है। इसका मतलब किसी ने इंडिकेशन दिया होगा कि भाई आपको इस शेप में, इस रेशो की ईंटों को बनाना है। तो ये एक दूसरी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड देन सेटलमेंट्स यानी बस्तियां। तो कुछ सेटलमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बनाए गए हैं, यानी बहुत दूर के स्थान पर बनाए गए जहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सोरतुगुई, जो अफगानिस्तान में ये जगह है सोरतुगुई, वहां पर एक स्मॉल सेटलमेंट स्टेब्लिश किया गया जहां पे हमें जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे लाजवर्द मनी टाइप का जो चमकीला पत्थर है, वो वहां पर मिलता है। इसके अलावा जैसे जो ट्रेड सेंटर्स के रूप में या निर्माण शालाओं के रूप में जैसे स्टेब्लिश हुए, चन्हुदारो हो गया या फिर बालाकोट हो गया, नागेश्वर हो गए, लोथल, ये जो सेटलमेंट्स थे ये यहाँ पर किसी प्रकार का प्रोडक्शन होता था। तो ये स्मॉल सेटलमेंट्स जो सिंधु सभ्यता के मेन एरिया से बहुत दूर दराज एरिया में स्टेब्लिश किए गए, तो ये किसके कहने पर स्टेब्लिश किए गए, ठीक है। एंड देन इन सभी चीजों के अलावा एट द एंड एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है, वो ये कि बहुत भारी अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में लेबर यानी श्रम को संगठित किया गया होगा, लोगों से काम करवाए गए, ठीक है, लोगों को लेबर वर्क उनको के लिए उनको अपॉइंट किया गया, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, है ना, जो प्लेटफॉर्म बनाया सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, तो उन शहरों को बनाने से पहले उनका प्लेटफॉर्म बनाया गया, लंबी लंबी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई। तो ये सब काम करने के लिए भारी मात्रा में लेबर या श्रम संगठित किया गया होगा। ये सारे काम कौन करा रहा था, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, ठीक है, किसी ना किसी के डायरेक्शंस पे तो ये सारे काम हो रहे होंगे, समझ गए ना। तो जैसे यहां पे ये क्वेश्चन आता है, क्या कोई एक सत्ता थी, क्या कोई पावर थी, क्या कोई राजा महाराजा थे, तो ये माइंड में क्वेश्चन आता ही क्यों है? क्योंकि वी हैव एन इंडिकेशन, हमें कुछ इस तरह के इंडिकेशंस मिलते हैं रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स डिसीजन जो सिंधु सभ्यता के लोगों ने लिए, और ना सिर्फ डिसीजन लिए, उनको इंप्लीमेंट भी किया, जैसे कि जो कॉमननेस दिखाई देती है आर्टिफैक्ट्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ईंटों का जो कॉमन रेशो, सेम रेशो हमें हर जगह पर मिलता है। एंड देन बहुत ही दूर दराज के एरियाज में स्ट्रेटेजिकली जो सेटलमेंट्स स्टेब्लिश किए गए, एंड द एंड जो भारी अमाउंट में लेबर ऑर्गेनाइज किया गया। ये सारी चीजें एक क्वेश्चन, एक डाउट हमारे मन में क्रिएट करती है कि क्या कोई पावर थी, क्या कोई राजा महाराजा थे, ठीक है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ये डाउट आता ही क्यों है। अब हमारे सामने अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, पैलेस एंड किंग, यानी जो महल है, और दूसरा किंग यानी राजा। भाई अगर कोई सत्ता थी, अगर कोई राजा महाराजा इसको रन कर रहे थे, तो अगला क्वेश्चन आता है कि चलो मान लिया कि कोई होंगे, राजा होंगे, या फिर कोई सेंटर होगा, रहा होगा पावर का, जहां से सब लोग, अधिकारी लोग, ऑफिसर्स लोग बैठते होंगे, राजा बैठता होगा। तो क्या अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ये थे, तो क्या इन चीजों से एसोसिएटेड कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं? क्या कोई पुरातात्विक साक्ष्य हैं हमारे पास जो इस तरह की चीजों को से एसोसिएटेड हैं? तो पहला ही हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बहुत ही फ्रिक्वेंटली इसका आंसर आ जाएगा कि आर्कियोलॉजिस्ट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिलेटेड टू द पावर
और वी कैन से द रूरल जो इन सारी चीजों को रूलर जो इन सारी चीजों को रन कर रहा हो। तो इस तरह का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें नहीं मिलता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, इफ वी लुक फॉर अ सेंटर ऑफ पावर, अगर हम सेंटर ऑफ पावर की बात करें, देन आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर। तो यहां पर हमें इस चीज से एसोसिएटेड कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। हालांकि कुछ दो तीन चीजें हैं जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, बट बहुत ही क्लियरली ये नहीं बोला जा सकता है कि भाई यहां पे गवर्नमेंट बैठती होगी या यहां पे राजा बैठते होंगे, इस तरह का कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता। अब जो चीज मिली है जो इस चीज से थोड़ा सा लिंक करती है, उसमें एक तो है क्या, पैलेस, यानी एक महल। मोहनजोदाड़ो से एक महल मिला है, एक पैलेस मिला है। तो जो पैलेस मिला है, जो महल मिला है, क्या वहां पे राजा लोग रहते थे, क्या वहां पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन रन होता था, इस तरह से कोई दूसरी चीज नहीं मिली। खाली एक बड़ा सा बिल्डिंग मिली है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दे दिया कि ये पैलेस था, ये एक महल रहा होगा। ये आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह को, उस बिल्डिंग को नाम दे दिया। लेकिन अगर वो वाकई में महल था तो उसमें महल जैसी या प्रशासन जैसी कोई दूसरी चीज भी मिलना चाहिए थी, वो वहां पर नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप लोग देखें, अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो में एक बड़ी बिल्डिंग मिली। तो बड़ी बिल्डिंग मिली तो उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दे दिया, उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दे दिया कि भाई ये तो एक महल है। लेकिन महल जैसे होते हैं तो महल में और भी कुछ चीजें होती हैं, जहां पे जैसे प्रशासन रन होता है, राजा महाराजाओं के बैठने की जो जगह होती है, और भी कई सारी चीजें होती है। बेसी और कोई दूसरी चीज नहीं मिली जिसके कारण उस बिल्डिंग को यह बोला जा सके कि यह महल है या वहां से प्रशासन चलता था, ठीक है। तो एक महल तो मिला, लेकिन वहां पे कोई उससे एसोसिएटेड कोई दूसरी चीज नहीं मिली। इसके अलावा बेटा एक और चीज यहां पर है, दैट इज एक स्टेच्यू मिला है। स्टेच्यू पत्थर का, एक पत्थर की एक मूर्ति मिली है, एक स्टेच्यू मिला है। अगेन इसका नाम रखा गया है, आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व शास्त्रियों ने इस स्टेच्यू का नाम रखा है प्रीस्ट किंग, यानी पुरोहित राजा। यहां पे आप लोग ये स्टेच्यू देख सकते हैं, काफी रोब्ड स्टेच्यू है। प्रीस्ट किंग इनको नाम दिया गया, पुरोहित राजा की मूर्ति नाम दिया गया। अब अगेन यहां पर यही चीज आती है कि क्या ये राजा थे, तो बिल्कुल भी नहीं, ये कोई राजा नहीं थे। अब ये चीज भी आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं। अब देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको नाम दे दिया है प्रीस्ट किंग। अब ये किस बेसिस पर दे दिया है, इसको यहां पे थोड़ा सा सोल्व करके बताया है। इसको इस स्टेच्यू को प्रीस्ट किंग नाम जो दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वहां के राजा थे या प्रशासन को रन करते थे। इसके पीछे जो स्कॉलर्स हैं वो ये बोलते हैं कि उस समय आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिन्होंने इनको प्रीस्ट किंग का नाम दिया, हो सकता है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट उस समय पर अफेक्टेड रहे हों या उनको नॉलेज रहा हो मेसोपोटामिया की सभ्यता का, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी उस समय तक डिस्कवर की जा चुकी थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में वहां पर जो राजा हुआ करते थे, जो रानियां हुआ करती थी, उन्हें प्रीस्ट किंग क्वीन कहा जाता था। तो हो सकता है कि ये जो आर्कियोलॉजी जिन्होंने इसे एक्सकेवेट किया, जिन्होंने इसका उत्खनन किया, वो लोग मेसोपोटामिया से उनको इंफॉर्मेशन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में उनको नॉलेज था। दैट्स व्हाई वो उससे अफेक्टेड थे और उन्होंने इसको भी उसके साथ कनेक्ट करते हुए इस स्टेच्यू को भी क्या नाम दे दिया, प्रीस्ट किंग का नाम दे दिया। समझ गए। तो आप लोग देख रहे हैं, स्टोन स्टेच्यू वाज लेवर्ड एज कंटिन्यूज टू बी नोन एज द प्रीस्ट किंग, जिसे आज भी पुरोहित राजा बोला जाता है। उस समय जिन्होंने इसे एक्सकेवेट किया था उन्होंने इसे प्रीस्ट किंग नाम दे दिया। इवन आज भी हम इसे प्रीस्ट किंग यानी पुरोहित राजा ही बोलते हैं इस स्टेच्यू को। सो दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वर फेमिलियर, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो फेमिलियर थे, उनको नॉलेज था किसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया के बारे में, जहां पे प्रीस्ट किंग क्वीन हुआ करते थे। उन्होंने इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, पुरोहित राजा। समझ गए। तो ऐसा कोई राजा या इस तरह की कोई दूसरे सोर्स हमें नहीं मिलते हैं। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो मैंने आपको बता दिया क्या कि एक महल मिला लेकिन कोई दूसरी चीज उससे एसोसिएटेड नहीं मिली। दूसरा एक प्रीस्ट किंग मिला, लेकिन वो भी मेसोपोटामिया से फेमिलियर आर्कियोलॉजिस्ट थे, इसलिए उन्होंने उसको नाम प्रीस्ट किंग दे दिया। नाउ वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज रिचुअल्स प्रैक्टिस ऑफ द हड़प्पन्स। हड़प्पन्स के द्वारा जो रिचुअल्स प्रैक्टिस किए जाते थे, जो अनुष्ठान संबंधित प्रक्रियाएं की जाती थी, उसके बारे में भी बहुत क्लियरली चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है, बहुत स्पष्टता से हमें बातें पता नहीं चल पाई है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस प्रकार के अनुष्ठान किया करते थे, किस प्रकार की उनकी अनुष्ठान या रिचुअल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। समझिए। So as we will see, the ritual practices of the Harappan civilization are not well understood yet. अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की अनुष्ठानिक प्रक्रियाएं करते थे। We have few pictures जिनको देखकर ये लगता है कि ये एसोसिएटेड होंगे किसी प्रकार के रिचुअल से, किसी प्रकार की अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं से। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्टेच्यू जिसे शायद मदर गोडेस कहा जाता है, वो मदर गोडेस यानी मातृ देवी। एंड देन वी हैव दी अनदर पिक्चर दैट इज प्रोटो शिवा सील। इट
मीन्स एक मोहर है जिस पर जो स्टेच्यू या जिस पर जो चित्र उकेरा गया उन्हें आदि शिव कहा जाता है। ठीक है, पशुपति नाथ जिन्हें जाना जाता है, और इस स्टेच्यू में आप उनको देख सकते हैं कि एक मोहर के ऊपर उनका चित्र किस तरह से बना हुआ है, वो एक ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो ये जो स्टेच्यूज हैं ये एक प्रकार से, या ये जो आइडियल्स हैं, ये एक प्रकार से सिंधु सभ्यता में जो अनुष्ठानिक प्रक्रियाएं थी, जो रिचुअल प्रैक्टिसेस थी, उसकी ओर इंडिकेट करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली किस प्रकार के रिचुअल प्रैक्टिस होते थे वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, और ना ही ये क्लियर हो पाया है कि जो लोग इस प्रकार के रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे क्या उनके हाथ में पावर थी, क्या उनके हाथ में सत्ता की बागडोर होती थी। ये सारे क्वेश्चंस अभी तक क्लियर नहीं है, टोटली अनक्लियर है। समझ गए? So as we will see, the ritual practice of the Harappan civilization are not well understood yet. अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। And then nor are there any means of knowing whether those who performed them as also held political power. तो जो लोग क्या इनको परफॉर्म कर रहे थे या करते थे, क्या उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर थी, राजनीतिक सत्ता थी, ये सारे कॉन्सेप्ट या सारे फैक्ट्स अभी तक क्या है, अनक्लियर है। नाउ वी हैव द अनदर माइक्रो कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे, वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो ये चीज तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई कि भाई सिंधु सभ्यता में क्या कोई राजा थे, कोई महाराजा थे, कोई सेंटर ऑफ पावर था। ये चीजें पूरी तरह से अनक्लियर है। वी डजंट हैव एनी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो पूरी तरह से चीजों को क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, बट वेरियस ऑफ जो आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं या जो हिस्टोरियंस रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उन्होंने सिंधु सभ्यता में जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा होगा उसके बारे में अपनी ओर से कुछ कल्पनाएं करी हैं, अपनी ओर से कुछ एडवाइसेस दी हैं, कुछ सलाह दी है कि भाई हो सकता है कि यहाँ पे इस प्रकार का सिस्टम रहा होगा। तो सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम थे, तो वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स सजेस्ट किए हैं अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने या हिस्टोरियंस ने, कि भाई यहाँ पर ये रहा होगा या ये रहा होगा। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं कि किस प्रकार का सिस्टम यहाँ पे बताया गया, सजेस्ट किया गया। एग्जैक्टली कैसा सिस्टम था ये तो आज तक हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये था, हम तो खाली जो विद्वान लोगों ने बताया है, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, स्कॉलर्स ने जो बताया उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि भाई यहाँ पे ना तो कोई राजा होते थे ना कोई महाराजा होते थे, सब लोग एक समान स्टेटस को फॉलो करते थे, यानी सभी इक्वल राइट्स, इक्वल स्टेटस को रखते थे। समझ गए? जब किसी समाज में राजा महाराजा या फिर इस तरह से ऊंच नीच नहीं होती है तो ऐसी सोसाइटी को, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी समतावादी समाज। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता तो एक समतावादी समाज था, यहाँ पे कोई भी ऊंच नीच, बड़ा छोटा, राजा महाराजा तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, अब ये तो एक किसी विद्वान ने किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बात बताई। कुछ दूसरे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हो सकता है यहाँ पर कई सारे राजा रहे हों। ठीक है, कुछ लोगों ने अपोजिट बात बताई, किसी ने कहा कि राजा थे ही नहीं। ठीक है, कोई राजा वाजा नहीं थे, सब लोग इक्वल स्टेटस को रखते थे। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा है कि कई राजा रहे होंगे, एक नहीं होंगे, कई होंगे। जैसे हड़प्पा के अपने राजा होंगे, मोहनजोदारो के अपने अलग राजा होंगे, चनुदारो के अपने अलग होंगे, लोथल के अपने होंगे, कालीबंगा के अपने अलग होंगे। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है कि भाई सभी जगह के अपने अपने अलग अलग क्या हो, राजा हो। तो कुछ लोगों ने ये अपना सजेशन दिया है। अदर्स फील देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, कोई सिंगल रूलर नहीं होगा, सेवरल रहे होंगे, यहाँ के उधर अलग, वहां के अलग, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने यह कहा है कि पूरी की पूरी जो सभ्यता थी, ठीक है, वो एक ही स्टेट रही होगी। समझ गए? सारी सभ्यता एक ही राज्य रही होगी, और अगर एक ही राज्य रही होगी तो एक ही उसका राजा रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का क्या सजेशन है, येट अदर्स आर्ग्यू दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट, एक ही राज्य रहा होगा। ठीक है, अब एक ही राज्य रहा होगा, ये वाली बात जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने कही उसको उन्होंने प्रूफ करने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए। क्या उदाहरण दिए? क्योंकि एक ही अगर राज्य रहा है, इसीलिए आप लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो हमने सबसे पहले देखा, जो कला वस्तुएं हैं, उनमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, उनमें एक समानताएं देखने को मिलती है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में जो ईंटें बनाई गई वो एक समान अनुपात की बनाई गई। ये तभी पॉसिबल होगा जब एक ही राज्य रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत ही दूर दराज के ऐसे एरियाज जहां पे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, वहां पे सेटलमेंट्स स्टेब्लिश किए गए, एक ही राज्य था, इसीलिए तो ये सब पॉसिबल हो पाया। तो यहां पर आपको जो इसके पीछे के कारण बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, वो ये हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे चीज छूट गई, दैट इज द एविडेंस ऑफ प्लान्ड सेटलमेंट। जो नियोजित शहर बने, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये प्लान्ड सेटलमेंट थे। तो नियोजित शहर भी इसीलिए बन पाए क्योंकि एक ही राज्य रहा होगा। तो ओवरऑल ये जो तीसरा वाला
तरीका बताया गया है सिंधु सभ्यता के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम का या सोशल सिस्टम का, तो उसमें इन्होंने कहा कि हो सकता है ये एक ही राज्य रहा होगा, और एक ही राज्य रहा है इसीलिए तो ये सारी चीजों में कॉमननेस देखने को मिलती है, ये सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल ये जो तीन सजेशंस दिए गए हैं, जिसमें पहले वाले में ये बोला गया है कि भाई इगैलिटेरियन सोसाइटी रही होगी, कोई राजा नहीं रहे होंगे। दूसरे वाले में ये बोला गया है कि भाई बहुत सारे राजा रहे होंगे, हर एक सेटलमेंट के अपने राजा रहे होंगे। और तीसरा वाला जो है वो ये बोलता है कि एक ही राज्य रहा होगा तो एक ही राजा रहे होंगे। इस कारण से ये कॉमननेस हमें देखने को मिलती है, एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो मैक्सिमम या इन तीनों में सबसे ज्यादा जो सही माना जाता है अभी तक का, वो ये तीसरा वाला सजेशंस को सही माना जाता है विद्वानों के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस के द्वारा। ठीक है, तो ओवरऑल हमने यहां पर बात करी कि सिंधु सभ्यता में कोई एंशिएंट अथॉरिटी थी, कोई प्राचीन सत्ता थी, नहीं थी, उसके बारे में क्या चीजें मेंशन की गई है इतिहास में, उस पॉइंट को, उस फैक्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नाउ वी हैव द अनदर कॉन्सेप्ट और टॉपिक। अब हमारे सामने एक अगला टॉपिक है, दैट इज द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता का अंत, सिंधु सभ्यता का पतन। तो बेटा अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में, किस तरह से इस सभ्यता का अंत हुआ, और उस बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट के क्या विचार रहे हैं। ये सभ्यता अंत हो गई या ये पतन की ओर चली गई, ग्रेजुअली ये डिक्लाइन की ओर पहुंची, इसके हमारे पास कुछ एविडेंस हैं, इसके हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। क्या हैं उनको पहले हम यहां पे देख लेते हैं। अराउंड 1800 BCE के लगभग, जैसे मैंने आपको इस टॉपिक का जो पहला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने 3 फेजेस बताए थे कि जो पहला फेज था वो अराउंड 3300 से लेकर 2600 BCE तक का था। दूसरा जो फेज था वो 2600 से लेकर आपका लगभग 1900 तक का था। ठीक है, एंड देन जो लास्ट फेज था वो आपका 1900 से लेकर 1300 BCE तक का था। ठीक है, ये वाला जो फेज था इसको अर्ली हड़प्पन, देन मैच्योर एंड एट द एंड द लेटर और डिक्लाइन फेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3 फेजेस थी। अब बेटा यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिसमें ये बताया गया है कि अराउंड 1800 BCE, 1800 BCE के लगभग कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि जो मेजर साइट्स थी या जो मैच्योर साइट्स थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उनको त्याग दिया गया था, उनको क्या कर दिया गया था, त्याग दिया गया था। सो वी हैव एविडेंस ऑफ अबेंडन्ड, यानी त्यागने के कुछ हमें एविडेंस मिलते हैं, और वो भी कब के हैं, लगभग 1800 BCE के, 1800 BCE के लगभग जो मैच्योर साइट्स थी। मैच्योर साइट्स का मतलब समझ लो ना, ये वाले पीरियड में जो मैच्योर साइट्स थी सिंधु सभ्यता की, खासतौर से कहां पर, चोलिस्तान वाले रीजन। अब चोलिस्तान कौन सा रीजन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस सेशंस में। चोलिस्तान का मतलब होता है कि भारत में जो राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, राजस्थान गुजरात का, और वही थार मरुस्थल भारत से पाकिस्तान में जाता है, तो पाकिस्तान में जो ये डेजर्ट है उसे चोलिस्तान कहा जाता है। तो जो चोलिस्तान वाला रीजन है, वहां पे जो मैच्योर साइट्स थी सिंधु सभ्यता की, उन्हें त्याग दिया गया, और सेम टाइम पर जो आबादी थी, जो पब्लिक थी, जो पॉपुलेशन थी, वो शिफ्ट हो गई गुजरात और पंजाब वाले रीजन में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देखेंगे, इस प्रकार के कुछ हमें एविडेंस मिलते हैं। इवन आप लोग इस मैप को भी देखें, अगर आप इस मैप को भी देखें तो आपको जो पॉपुलेशन की डेंसिटी दिखाई दे रही है वो यहां पर दिखाई दे रही है पंजाब हरियाणा वाले रीजन में, और यहां पे दिख रही है गुजरात वाले रीजन में। जबकि ये जो पूरा एरिया था जहां पे सिंधु सभ्यता का मेजर रीजन जिसे माना जाता है, वो एकदम खाली था। वहां पर से सेटलमेंट्स पूरी तरह से शिफ्ट हो गए, पॉपुलेशन पूरी तरह से शिफ्ट हो गई, और बस्तियां यहां की जगह कहां पर आ गई, पंजाब और गुजरात वाले रीजन में आ गई। तो इस तरह के कुछ हमें एविडेंस मिलते हैं। देयर इज एविडेंस दैट बाय सिरसस 1800 BCE, लगभग 1800 BCE के अराउंड क्या देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स, जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी कहां की, चोलिस्तान वाले रीजन की, हैड बीन अबेंडेड, उन्हें त्याग दिया गया। और इसी टाइम पर सिमिल्टेनियसली जो पॉपुलेशन थी, जो आबादी थी, वो कहां पर शिफ्ट हो गई, simultaneously there was a expansion of population into the new settlements in गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब या वेस्टर्न यूपी जो हो गया, उस रीजन में पॉपुलेशन क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। इस तरह के कुछ एविडेंस मिलते हैं। तो जब हम पतन की बात करते हैं, सभ्यता के अंत की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि पॉपुलेशंस क्या हुए, शिफ्ट हुए, या फिर बस्तियों को त्यागा गया, अबेंडन हुए। अब आते हैं आगे। नाउ वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर। इसके अलावा इस बात के भी एविडेंस मिलते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की भौतिक संस्कृति थी, जो मटेरियल कल्चर था,
वो एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रहा था, उसमें एक प्रकार से संक्रमण हो रहा था, वो बदल रहा था। जो मटेरियल कल्चर था, जो भौतिक संस्कृति थी, वो बदल रही थी सिंधु सभ्यता की। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वी हैव फ्यू एग्जांपल्स, वी हैव फ्यू एविडेंसेस, कुछ एविडेंस मिलते हैं जिसके बेसिस पर ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जब हम इस फेज में आते हैं, जो लेटर फेज है उसमें आते हैं, तो सिंधु सभ्यता के मटेरियल कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है और ये किस तरह से मार्क किया गया, उस चीज को हम यहां पे देखेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, देयर अपीयर्स टू हैव बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर। जो मटेरियल, जो भौतिक संस्कृति थी, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है और ये किस प्रकार से मार्क किया गया खासतौर से। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं कि जो बहुत ही प्रसिद्ध चीजें थी सिंधु सभ्यता की, जिन्हें हम डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट बोलते हैं, विशेष कला वस्तु, जैसे कि मोहरें हो गई, जैसे कि बीड्स या मनके हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो बाट थे, वजन तोलने वाली चीजें जो थी, ये लगभग लगभग डिसअपियर हो गए थे, ये लगभग लगभग गायब हो गए थे, यानी अब इन्हें बनाया नहीं जा रहा था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो डिसअपियरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, जैसे कि बेट, सील, स्पेशल बीड्स यानी खास प्रकार के मनके, वजन तोलने वाले बाट और जो मोहरें थी, वो अब नहीं बनाई जा रही थी। यही तो मटेरियल कल्चर है जो अब नहीं, जो अब डिसअपियर हो गया था। इसके अलावा आप लोग देखें कि जो राइटिंग थी, जो लंबी दूरी का व्यापार था, इसके अलावा जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन थी, यानी बहुत ही शिल्प उत्पादन जो किया जाता था, बहुत ही खास तरह का जो शिल्प उत्पादन यहाँ पे होता था, विशेषता जो थी, शिल्प विशेषता जो थी, वो भी डिसअपियर हो गई थी, वो भी लगभग लगभग गायब हो गई थी। तो एक चीज आपने यहाँ पे देखी कि अब राइटिंग नहीं की जा रही है, अब लंबी दूरी का व्यापार नहीं किया जा रहा है, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन अब यहाँ पे नहीं बची है। इवन प्रोडक्शन की भी बात करें तो थोड़ी चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए थोड़े से ही रॉ मटेरियल्स को बुलवाया जाता था, और जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, जो शहर बसाए जा रहे थे, वो भी अब उस तरह के नहीं थे जो पहले देखने को मिले। यानी वो आर्किटेक्चर जो था पहले जो बनाया जा रहा था, जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला, वो अब लगभग लगभग डेटियोरेटेड हो चुका था, उसका हास हो चुका था। और इवन जो लार्ज बिल्डिंग्स हमें मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में देखने को मिलती है, वो अब नहीं बनाई जा रही थी, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये भी देख रहे हैं कि हाउसेस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी डेटियोरेटेड, यानी घर बनाने की जो तकनीक थी, मकान बनाने की जो तकनीक थी, उसका हास हो गया था। एंड देन लास्ट कॉन्सेप्ट आप लोग देख रहे हैं कि जो लार्ज बिल्डिंग्स थे, वो अब नहीं बनाए जा रहे थे, ठीक है। तो ये मटेरियल कल्चर एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रहा था। ओवरऑल ये सारी चीजें जो शो करती हैं, जो एक कंक्लूजन जो इसका निकल कर आता है, वो ये है कि ये जो अब सिविलाइजेशन थी, अब एक प्रकार से अर्बन की जगह रूरल लाइफ को ये शो करती है, रूरल सोसाइटी की ओर ये बढ़ रही थी। और इस फेज को इसीलिए कहा गया है क्या, लेटर फेज, ठीक है। इसे क्या कहा गया? लेटर फेज या फिर सक्सेसर कल्चर। यानी सक्सेसर कल्चर का मतलब होता है कि बाद में आने वाली संस्कृति। तो इस कल्चर को, इस संस्कृति को या तो लेट हड़प्पन कहा गया, समझ गए, या फिर सक्सेसर कल्चर कहा गया। आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई कि ये जो मटेरियल कल्चर है, उसमें एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो हमने देखा कि सेटलमेंट्स को अवेंड किया गया, उनको त्याग दिया गया। और दूसरी चीज हमने यहां पर जो देखी वो ये है, वो ये जो देखने में आई कि जो मटेरियल कल्चर था उसमें बदलाव हमें देखने को मिले। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ, एक तो अवेंडमेंट यानी कि त्यागा गया, और मटेरियल कल्चर में जो चेंज आया, ठीक है, और फाइनली जो सभ्यता का पतन हुआ, सभ्यता की जो समाप्ति हुई। ओवरऑल इसके पीछे भी आर्कियोलॉजिस्ट या विद्वानों ने कई तरह के अपने सजेशंस दिए हैं। कॉजेस ऑफ दीज चेंजेस, इन बदलावों के पीछे कई प्रकार के कारण बताए हैं। तो अब हम उन कारण को देख लेते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट या एक्सकेवेटर्स के द्वारा, विद्वानों के द्वारा दिए गए। सो वी हैव फ्यू रीजंस, सेवरल एक्सप्लेनेशंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड। तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज, यानी जलवायु में परिवर्तन हो गया होगा, क्लाइमेट में चेंज हुआ, दैट्स वाई ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन, यानी कि जो जंगल थे वो समाप्त हो गए होंगे, बहुत ज्यादा जंगलों की कटाई की गई होगी। एंड देन एक्सेसिव फ्लड्स, बहुत भारी मात्रा में बाढ़ आ गई होगी, फ्लड्स आ गए होंगे। कई लोगों ने फ्लड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको सही माना है। एंड देन शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, या तो जो नदियां हैं वो सूख गई होंगी, जैसे कि सरस्वती नदी जो पहले थी वो अब नहीं एग्जिस्ट करती है। तो हो सकता है नदियां सूख गई होंगी, या फिर नदियों ने अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी होगी, ये कारण रहा होगा। इसके अलावा टू ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप, यानी जमीन का, भूमि का बहुत ज्यादा यूज कर लिया,
हद से ज्यादा यूज कर लिया, इस कारण से उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई। तो इस तरह से कई सारे वेरियस ऑफ रीजंस बताए जाते हैं इन सारे चेंजेस या डिक्लाइन के पीछे, और इसको एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन अब ये सारे कारण के बाद जो कंक्लूजन निकलता वो ये निकलता है कि इन कारणों से किसी एक या दो सेटलमेंट्स बर्बाद हो, ऐसा तो हम लोग मान सकते हैं, समझ गए, या विद्वान लोग मान सकते हैं कि भाई इनमें से किसी भी कारण से एक या दो सेटलमेंट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता, इतने बड़े रीजन में फैली हुई सभ्यता ही समाप्त हो जाए इन कारणों से, यह थोड़ा सा सही एक्सप्लेनेशन नहीं लगता। समझ गए, इन सभी कारणों से सारी की सारी सेटलमेंट, सारे के सारे सिविलाइजेशन का पतन हो जाए, ये कहीं ना कहीं सही प्रकार से कोई भी कारण ऐसा नहीं है जो इस चीज को एक्सप्लेन कर पाए। समझिए, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना। सम ऑफ दिस कॉज मे होल्ड फॉर सर्टेन सेटलमेंट्स, भाई कुछ सेटलमेंट्स को इन कारणों से खराब हुए हों, इसको हम बिलीव करते हैं, बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन, कि पूरी की पूरी सभ्यता ही इस कारण से खत्म हो गई हो, ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता है। समझ गए, तो बेटा आप लोगों ने एंड ऑफ द सिविलाइजेशन के बारे में जो छोटे छोटे से माइक्रो कॉन्सेप्ट या फिर सब टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए, कि अबेंडनमेंट, मटेरियल कल्चर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड एट द एंड हमने जो कॉजेस एक्सप्लेन किए गए हैं इस चेंजेस के वो हमने पढ़े। नाउ वी हैव हमारे सामने एक और कारण हमारे सामने निकल कर आता है, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने बताया है। तो अब हम थोड़ा सा उनके द्वारा जो एक नया सिद्धांत बताया गया, एक नई थ्योरी जो उन्होंने बताई कि सभ्यता के पतन, इस सभ्यता के पतन के पीछे जो उन्होंने एक नया डायरेक्शन हमें दिया, हम उनके बारे में और उनके उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन किया गया। हालांकि कई विद्वानों ने उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है या ऐसा नहीं हुआ है, और उसको रिजेक्ट करने के पीछे भी उन्होंने कई प्रकार के अपने तर्क बताए हैं। तो हमारे सामने है एक थ्योरी, सोर्स नंबर 3 इसमें दिया गया, एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन। एक इन्वेजन हुई थी, एक आक्रमण हुआ था, ठीक है, एक इन्वेजन हुई थी, एक आक्रमण हुआ था इस सभ्यता के ऊपर कुछ लोगों का, और उस कारण से ये सभ्यता खत्म हो गई। इस प्रकार की थ्योरी देने वाले एक विद्वान, एक आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जिनका नाम है EREM व्हीलर, यानी मोर्टिमर व्हीलर, ये ASI के डायरेक्टर जनरल थे। तो इन्होंने एक थ्योरी बताई है कि भाई हो सकता है किसी का आक्रमण हुआ हो और ये सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन जो इन्होंने बातें बताई उसके पीछे उन्होंने कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी दिए हैं, उन्होंने कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी इस थ्योरी को कोरिलेट करने की कोशिश की है। इसके पीछे के उन्होंने लॉजिक भी बताए। क्या है सारी कहानी, अब उसको समझते हैं। मोहनजोदाड़ो में एक जगह मिली, एक्सकेवेशन से जब मोहनजोदाड़ो में हुए तो वहां पर एक जगह मिली, एक सकरी सी गली थी, एक नेरो गली थी, जिसका नाम रखा गया डेडमैन लेन। ये डेडमैन लेन इस गली का नाम रखा गया, बहुत ही सकरी सी थी, इसकी जो चौड़ाई थी वो लगभग 3 से 6 फीट की ये गली थी, ठीक है, मोहनजोदाड़ो में। इस गली में जब थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो इस गली के अंदर एक ह्यूमन स्केलेटन मिलता है, एक एडल्ट, एक वयस्क व्यक्ति का ह्यूमन स्केलेटन, जिसका सिर अलग मिलता है, जिसका धड़ अलग मिलता है, जिसके हाथ अलग मिलते हैं। तो इस तरह से एक ह्यूमन स्केलेटन वहां पर मिला, ठीक है, ये एक्सकेवेशन में ये चीजें पता चली। 1925 के अराउंड उसी जगह पर और ज्यादा रिसर्च हुए और ज्यादा स्टडी की गई। स्टार्टिंग में तो ये मिला, एक व्यक्ति का वहां पे जो स्केलेटन था वो मिला। इसके बाद 1925 में जब वहां पर एक बार फिर से एक्सकेवेशंस और रिसर्च हुए तो वहां पर 16 लोगों के, 16 लोगों के स्केलेटन मिले, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन काफी जर्जर अवस्था में मिले, लेकिन 16 लोगों के मिले। और वो जो 16 स्केलेटन्स मिले उनमें उन स्केलेटन्स को जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि उनकी डेथ के दौरान, उनकी मृत्यु के दौरान जो ज्वेलरी, जो ऑर्नामेंट्स उन्होंने पहने हुए थे वो उनकी स्केलेटन में मौजूद थे। समझ गए, यानी कि जो उनकी जब डेथ हुई होगी, उनकी जब हत्या या मृत्यु हुई होगी, उस समय पर जो चीज उन्होंने ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स पहने थे वो उस समय भी उनके पास मौजूद थे। समझ गए, तो ये चीजें इंडिकेट करती है कि यहां पर मैस्कर हुआ होगा, यहां पे नरसंहार हुआ होगा, यहां पे जीनोसाइड हुआ होगा। इस प्रकार के एविडेंस यहां पर दिखाई पड़ते हैं, इस प्रकार के एविडेंस यहां पे दिखाई देते हैं इस प्रकार के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। समझ गए, ये 1925 की बात है। समझ गए, उससे पहले डेडमैन लेन में क्या मिला और उसके बाद 1925 में क्या मिला, ये चीजें हुई, ठीक है। अब बात आती है मोर्टिमर व्हीलर की। ये अराउंड 1944 के अराउंड ASI के डायरेक्टर जनरल बने। 1947 में REM व्हीलर जो ASI के डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, इन्होंने इस चीज को फिर से स्टडी किया और इस आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस मिला है
डेडमैन लेन का, इस चीज को कोरिलेट करने की कोशिश की, इस चीज को कोरिलेट करने की कोशिश की, इसमें संबंध बनाने की कोशिश की। और संबंध बनाने की कोशिश किसके साथ की? भारत के जो बहुत ही एंशियंट स्क्रिप्चर्स में से एक है, भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है वेद, और वेदों में से सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अंदर की जो स्टोरी है, ऋग्वेद के अंदर की जो बातें हैं उसके साथ, या उनकी जो ऋग्वेद के अंदर जो पर्सनालिटीज बताई गई हैं उनके साथ कोरिलेट करने की कोशिश की। तो जब हम ऋग्वेद को देखते हैं तो ऋग्वेद के अंदर आर्यों के बारे में डिस्कशन किया गया है। ऋग्वेद के अंदर आर्यों के जो देवता हैं इंद्र के बारे में डिस्कशन किया गया है, और इंद्र को कहा गया है पुर। पुर मतलब होता है पुरंदर, यानी पुरंदर का मतलब होता है जो किलों को डिस्ट्रॉय करे, इंद्र को पुर कहा गया। और पुरंदर का मतलब हो जाता है जो किलों को डिस्ट्रॉय करता हो, ठीक है। तो ऋग्वेद में इस तरह की बातों को मेंशन किया गया है। तो ओवरऑल यहां पर इन्होंने ये कोरिलेट करने की कोशिश की कि भाई जो इंद्र थे उन्होंने किन किलों को डिस्ट्रॉय किया। और किलों की अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सेटलमेंट्स थे उसमें गढ़ बनाए गए थे, सिथेडल्स बनाए गए थे। तो क्या ये वही सिथेडल्स थे, क्या ये वही गढ़ थे, और क्या ये सिंधु सभ्यता के ही लोग थे जो अनार्य रहे हों? क्योंकि वैदिक सिविलाइजेशन में जो लोग थे उन्हें आर्य कहा गया, तो क्या सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो आर्य नहीं थे, अनार्य थे? क्योंकि आर्यों के द्वारा अनार्यों की किलिंग की गई थी, या इंद्र के द्वारा किलों को डिस्ट्रॉय किया गया था। तो एक प्रकार से एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी, एक प्रकार से एक कोरिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करी, किसने? आर.ई.एम. व्हीलर ने, मॉर्टिमर व्हीलर ने। और यहां पर इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के जरिए ये संबंध बनाने की कोशिश की कि भाई यहां पे मैस्कर हुआ होगा और ये किसने किया। तो इसके पीछे जो बात बताई गई वो कनेक्शन स्टेब्लिश किया गया, वो ऋग्वेद के साथ किया गया। समझ गए? इसे कहा जाता आर्यन इन्वेजन थ्योरी। समझ गए? ये किसने बताई? ये बताई है मॉर्टिमर व्हीलर ने। सभी लोगों को बातें समझ में आ गई ये क्या कॉन्सेप्ट है? लेकिन बेटा इस थ्योरी को कई विद्वानों ने रिजेक्ट कर दिया है। इवन जब आप एनसीईआरटी को ही पढ़ते हो तो उसी में एक दूसरे भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम वहां पर मेंशन किया गया है, और वो इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि जो 16 स्केलेटन्स मिले हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो ठीक तरह से उनको दफनाया नहीं गया था, इस कारण से वो वहां पर मिले हैं। और भी कई प्रकार की बातें बताई गई हैं कि जो स्केलेटन है वो अलग अलग टाइम से एसोसिएटेड है, ना कि एक ही समय पर उनकी डेथ हुई है। तो कई सारे ऐसे लॉजिक ये भी दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि दैट थ्योरी इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, ये सिद्धांत एकदम सही नहीं है। इस तरह के भी चीजों को बताया जाता है विद्वानों के द्वारा। सभी लोगों को बातें समझ में आ गई? नाउ वी हैव टू मूव ऑन द अनदर कॉन्सेप्ट। अब हमारे सामने अगला टॉपिक आ रहा है डिस्कवरिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता की खोज। हमने पतन के बारे में पढ़ लिया, एक सोर्स जो था वो भी पढ़ लिया, इन्वेजन थ्योरी को भी पढ़ लिया। नाउ वी हैव द अनदर कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने, अगला टॉपिक हमारे सामने, दैट इज डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता की खोज। तो बेटा जब हम सिंधु सभ्यता की खोज की बात करते हैं तो यहां पर खोज में क्या आ जाएगा, डिस्कवरी में क्या आ जाएगा कि अभी तक जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, अभी तक जो हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट टॉपिक को जब पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता की, तो जो कुछ भी तथ्य हमें पता चले, जो कुछ भी फैक्ट हमें पता चले, उन्हें हम इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इन चीज़ों को पढ़ रहे थे कि किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सभ्यता से मिले हुए एविडेंसेस और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के जरिए इस आकर्षक इतिहास को जोड़ा है, इस फैसिनेटिंग हिस्ट्री को कनेक्ट किया है। अभी तक तो हम इस हिस्ट्री को इस वे में समझने की कोशिश कर रहे थे, इस टॉपिक को इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे थे कि किस तरह से पुरातत्व शास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार के जो सोर्सेस मिले उनके जरिए इस पूरे के पूरे फैसिनेटिंग हिस्ट्री को आपस में जोड़ा है, कनेक्ट किया है, इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको जोड़ा है। तो अभी तक तो हम ये सारी चीजों को समझ रहे थे। सो फार वी हैव एग्जामिन्ड द फैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट दैट हाउ द आर्कियोलॉजिस्ट, किस तरह से पुरातत्व शास्त्रियों ने हैव यूज्ड द एविडेंस फ्रॉम द नेचुरल रिमेन्स टू पीस टुगेदर पार्ट ऑफ दिस फैसिनेटिंग हिस्ट्री, कि अलग अलग सोर्सेस के जरिए किस तरह उन्होंने इस आकर्षक इतिहास को आपस में कनेक्ट किया है, जोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन वी हैव अनदर स्टोरी, इसके अलावा हमारे पास एक और महत्वपूर्ण स्टोरी है, एक और महत्वपूर्ण कहानी है, और वो कहानी है इस सभ्यता की खोज की, इस सभ्यता की डिस्कवरी की। समझ गए? तो ये तो एक हमने चीजों को समझा, लेकिन वी हैव अनदर स्टोरी, हमारे सामने एक और कहानी है कि किस तरह से इस सभ्यता की खोज हुई होगी। क्योंकि जो सभ्यता थी वो तो हजारों साल पहले की थी, और जब इस सभ्यता का पतन हो गया तो इस सिविलाइजेशन के जितने भी महत्वपूर्ण शहर थे वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, और धीरे धीरे जो लोग थे वो उनको भूलने लगे। हजारों सालों के बाद जब फिर से लोग वहां उस एरिया में रहने के लिए पहुंचे,
ठीक है। हजारों सालों के बाद जब फिर से लोग वहां पर उस एरिया में रहने के लिए पहुंचे और विभिन्न कारणों से, जैसे कि मान लो फ्लड आ गया, या फिर मिट्टी का इरोजन हो गया, या फिर लोगों ने खुदाई करी कि भाई हो सकता है ये टीला दिख रहा है तो इसके अंदर कोई खजाना हो, कोई बहुत ही प्रीसियस चीज हो। तो जब लोगों ने इस तरह की, या फिर मान लो कोई खेती कर रहा था तो खेती में जब खेत को बखरा गया तो उसमें से कुछ चीज निकल कर आई। तो विभिन्न कारणों से जब ये सभ्यता के आर्टिफैक्ट्स या वस्तुएं लोगों के सामने आए, जब उस रीजन में लोगों ने वहां पे रहना शुरू किया और जब लोगों के सामने इस सभ्यता से एसोसिएटेड चीजें उनके सामने आई, तो लोग समझ नहीं पाए इनके क्या मतलब है, ये इन चीजों का क्या मतलब है, इस चीज को लोग समझ नहीं पाए स्टार्टिंग में। इवन ये तो कॉमन लोग तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, उस एरिया में रहने वाले, नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहने वाले जो कॉमन लोग, और डेफिनेटली सबसे पहले तो कॉमन लोगों को ही ये चीजें मिली होंगी, ठीक है। लेकिन इवन जब हम बड़े बड़े विद्वान या आर्कियोलॉजिस्ट की बात करते तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने भी इग्नोर किया। स्टार्टिंग में जब ये सभ्यता की खोज तो 1920-21 में हुई, उससे पहले जब इस सभ्यता के जो एविडेंसेस थे, जो आर्टिफैक्ट्स या वस्तुएं थी, जब किसी विद्वान या आर्कियोलॉजिस्ट को मिले तो उन्होंने इग्नोर कर दिया या फिर इसे गलत प्रकार से डिफाइन करने की कोशिश की। समझ में आई बात आप लोगों को? फिर कैसे डिस्कवरी हुई वो सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहले देखें कि व्हेन द हड़प्पन सिटीज, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, हड़प्पन सिटीज डिस्ट्रॉय हो गए, रियून हो गए, देन क्या हुआ कि लोग बाग धीरे धीरे भूलने लगे कि यहां पर कुछ था, सब भूल गए। हजारों सालों के बाद लोग वहां पर फिर से रहने के लिए आए, और जब फिर से लोग वहां पर रहने के लिए आए तो अलग अलग तरीकों से इस सभ्यता से एसोसिएटेड जो चीजें थी वो उनके सामने आई। कैसे? जैसे कि मान लो फ्लड आ गया होगा तो फ्लड के कारण कोई चीज ऊपर आ गई। देन एक्सपोज्ड बाई सोइल इरोजन हुआ होगा, मिट्टी का पतन, मिट्टी का इरोजन हुआ होगा, अपर्दन हुआ होगा, तो कुछ चीजें निकल कर बाहर आई। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि जब कोई लोग खेत ही कर रहे थे, खेत में जब बखरा जा रहा था, मिट्टी खोदी जा रही थी, तो कुछ चीज निकल कर आ गई होगी। या फिर कई बार होता है ना कि भाई ऊंचा टीला है सभ्यता में, सिंधु सभ्यता के हड़प्पा मोहनजोदड़ो में टीले थे, तो लोगों को लगा कि इसके अंदर कोई खजाना होगा, तो टीलों की खुदाई करी कि खजाने के उसमें, तो पता चला कि यहाँ पे कुछ सभ्यता से एसोसिएटेड कुछ चीजें उनको मिल गई। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाए कि भाई इनका क्या मतलब है, ये चीजों का क्या एविडेंस है, इसका क्या मीनिंग निकलता है। और डेफिनेटली वो तो लोकल लोग रहे होंगे तो वो तो कोई, उनको इतना आइडिया भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था। और ये तो लोकल लोग की बात करें, इवन जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे स्टार्टिंग में, तो वो भी नहीं समझ पाए। तो अब यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहला बंदा, सबसे पहला विद्वान, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, जिसके सामने इस सभ्यता से एसोसिएटेड जब चीजें आई तो उसका क्या, उसका व्यू था, उसने किस तरह से उन चीजों को लिया और उसने किस तरह से उन चीजों को रॉन्गली डिफाइन किया, यानी गलत प्रकार से उन चीजों को डिफाइन किया। ये पहला व्यक्ति कौन था, यहां से हम चीजों की या इस सभ्यता की डिस्कवरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला व्यक्ति जो था उसका नाम था अलेक्जेंडर कुनिंघम। क्या नाम था? अलेक्जेंडर कुनिंघम। ये जो अलेक्जेंडर कुनिंघम थे, इन्होंने ही एएसआई को फाउंड किया था, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 के अप्रोक्स इन्होंने कलकत्ता में स्टेब्लिश करी थी। ये ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर भी थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और एक हिस्टोरियंस के रूप में भी इन्हें जाना जाता। ठीक है, क्या नाम है? अलेक्जेंडर कुनिंघम। तो अब देखते हैं कि इन्होंने क्या चीज की, क्या इनका रोल रहा, किस प्रकार से इन्होंने एक भूमिका निभाई। सो व्हेन कनिंघम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई बिगेन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, तो जब अलेक्जेंडर कुनिंघम ने भारत में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस शुरू किए, यानी कि उत्खनन के काम शुरू किए, पुरातात्विक उत्खनन के काम इन्होंने सबसे पहले भारत में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के काम किसने किए? अलेक्जेंडर कुनिंघम ने। लगभग ये काम इन्होंने मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मिड में शुरू किया। मतलब आप ये समझें कि अराउंड 1850 से 60 के दशक में इन्होंने भारत में एक्सकेवेशंस के काम शुरू किए। समझ गए? किसने? अलेक्जेंडर कुनिंघम ने, एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल। समझिए? तो बेटा जब एक्सकेवेशंस होते हैं ना, जब उत्खनन के काम होते हैं, तो उत्खनन के काम क्यों किए जा रहे हैं? कि भाई हो सकता है कि हमें इतिहास के बारे में कुछ पता चल जाए। एक्सकेवेशंस किए जाते हैं इतिहास को जानने के लिए, लेकिन इतिहास को जानना है तो एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, कि हमें, हमारे माइंड में पहले से कुछ क्यूरियोसिटी होना चाहिए। तो जो एक्सकेवेशंस किए जाते हैं वो एक डायरेक्शंस में किए जाते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज हो रही थी, जब मेसोपोटामिया की सभ्यता के उत्खनन हो रहे थे, तो किस डायरेक्शन में हो रहे थे? कि बाइबल के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, ओल्ड टेस्टामेंट या बुक ऑफ जेनेसिस में जो बातें लिखी गई हैं, उसको वो लिटरली ट्रुथ साबित करना चाह रहे थे, और उस डायरेक्शन में एक्सकेवेशंस मेसोपोटामिया में हो रहे थे। हालांकि बाद में ये क्लियर हुआ कि ये बातें एकदम लिटरली ट्रुथ नहीं है। तो उसी तरह जब
19th सेंचुरी के मिड में भारत में उत्खनन के काम शुरू हुए अलेक्जेंडर कोनिंघम की डायरेक्शन में, उनके अंडर में। तो ये जो एक्सकेवेशंस हो रहे थे बेटा, ये किस डायरेक्शन में हो रहे थे इस बात को समझें। ये जो एक्सकेवेशंस हो रहे थे ये खासतौर से इस डायरेक्शन में हो रहे थे कि भारत का जो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड का मतलब हो जाता है कि 6th सेंचुरी, यानी ओवरऑल आप लोग ऐसे समझे 600 BC से लेकर 400 CE, ये कहलाता है भारत का अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, यानी प्रारंभिक काल। भारत के इतिहास का जो प्रारंभिक काल है वो ये माना जाता है। तो जो एक्सकेवेशंस हो रहे थे वो इस टाइम फ्रेम को ध्यान में रखकर हो रहे थे। और इस समय पर आप लोग जानते हैं भारत में 16 महाजनपदें थी, 16 महाजनपदें थी। और सबसे खास बात, इस समय पर भारत में बुद्ध धर्म और जैन धर्म था, और इन्होंने पॉइंट किया किसको? बुद्ध धर्म को। तो जो एक्सकेवेशंस ये भारत में करना शुरू करे वो किस बात को ध्यान में रखकर करे कि हमें इस टाइम फ्रेम से एसोसिएटेड चीजों को खोजना है। दूसरी चीज, बौद्ध धर्म से संबंधित अगर कोई चीज है तो उसको खोजना है, समझ गए, उसका हमें उत्खनन करना है। तो इनके माइंड में सारी चीजें पहले से क्लियर थी कि जो कुछ भी मिलेगा वो हमें या तो इस टाइम का मिलेगा या वो एसोसिएटेड होगा बुद्धिज्म से, बुद्ध धर्म से, या 16 महाजनपद जो है उससे संबंधित होगा। यही डायरेक्शन में लोग उत्खनन कर रहे थे। तो अब सिंधु सभ्यता का टाइम क्या? भी सिंधु सभ्यता का टाइम तो इस टाइम से बहुत पहले का है, ये तो आप जानते ही हो। इनके तो माइंड में ये ख्याल भी नहीं आया कि कोई चीज इससे पहले की रही होगी भारत में। और सिंधु सभ्यता का टाइम तो आप लोगों को पता है, सिंधु सभ्यता का टाइम तो हमने देखा है 3300 में ही सभ्यता का अर्ली फेज शुरू हो जाता है। तो ये मान के ही नहीं चल रहे थे, ये तो जानते ही नहीं थे कि इससे पहले भी कुछ भारत में था। ये तो ये सोच रहे थे भारत का इतिहास शुरू यहां से हुआ है, तो जो कुछ भी मिलेगा वो इसी टाइम का मिलना चाहिए। हल्का सा आपको बैकग्राउंड क्लियर। अब देखिए यहां पर हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं। जैसे जब इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस करने स्टार्ट किए तो देख रहे हैं आप लोग, प्रीफर्ड टू यूज द रिटन वर्ड्स एज अ गाइड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने जब एक्सकेवेशन शुरू किए तो उन्होंने प्रीफर किया रिटन वर्ड्स को, यानी जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो बुक्स में मेंशन है, उसके अनुसार उसकी गाइडेंस में हम एक्सकेवेशंस करेंगे। समझिए, कुछ तो भी एक्सकेवेशन नहीं करेंगे। जैसे मेसोपोटामिया में मैंने बताया कि जो एक्सकेवेशन थे वो बाइबल में जो लिखा उसके अकॉर्डिंग हो रहे थे, तो वैसे ही इन्होंने कहा कि जो ग्रंथों में लिखा उसके अनुसार हमें एक्सकेवेशन करने हैं। ऐसे ही थोड़ी कहीं से भी कुछ भी शुरू कर दिया। ये एक तो हो गई बात। देन इनफैक्ट कनिंघम जो था, कनिंघम का जो पर्सनल उसका जो इंटरेस्ट था वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड आर्कियोलॉजी को था, समझ गए, या अर्ली हिस्टोरिक पीरियड जो भारत का था उससे एसोसिएट चीजों की एक्सकेवेशंस को था। इवन आप जैसे जब देखोगे हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे या थीम नंबर 4 में पढ़ेंगे कि सांची की जब डिस्कवरी हुई, सांची का जब एक्सकेवेशन हुआ, सांची के स्तूप का, तो उसमें भी वहां पर भी अलेक्जेंडर कोनिंघम वहां पर गया, वहां पे उसने कई प्रकार से काम किए, स्टडी किया उस सांची के स्तूप को। तो अलेक्जेंडर कोनिंघम का पर्सनल जो इंटरेस्ट था वो इस टाइम की आर्कियोलॉजी को लेकर था, और बुद्धिज्म से एसोसिएटेड जो चीजें हैं उसको लेकर था। ठीक है, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड और उसके बाद का पीरियड। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एंड देन ही यूज्ड द अकाउंट्स लेफ्ट बाय द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। तो किस प्रकार के अकाउंट्स को ये यूज कर रहे थे अपने एक्सकेवेशन में? तो जो चीनी यात्री भारत में आए थे और उन्होंने जो ग्रंथ भारत के बारे में लिखे थे उन ग्रंथों को पढ़कर ये उत्खनन कर रहे थे। उनमें जो शहर, जो स्थान बताए गए, उन साइट्स को एक्सकेवेशंस किया जा रहा था। अब बेटा जो अर्ली ये जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे उनके नाम आप लोग जानते हैं, जैसे कि हेनसांग, सबसे पहले फायान 4th सेंचुरी सीई में आया। देन हेनसांग अराउंड 5 या 6 सेंचुरी सीई में आया। इत्सिंग नाम का भी एक चाइनीज ट्रेवलर था, 6 या 7 सेंचुरी सीई में भारत आया था। तो ये जो चीनी यात्री भारत में आए थे 4वीं शताब्दी से लेकर 6ठी 7वीं शताब्दी तक, उनके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप से एसोसिएटेड जो टेक्स्ट लिखे गए उनको पढ़कर ये एक्सकेवेशंस के काम कर रहे थे। उन जगहों पर जो उन ग्रंथों में मेंशन किए गए उसके अकॉर्डिंग उन सेटलमेंट्स में ये एक्सकेवेशंस कर रहे थे। ठीक है, कनिंघम जो व्यक्ति था ये खुद ने कई जगहों को ये गया, कई डॉक्यूमेंट्स को इसने स्टडी किया, कई डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया, कई सारे इंस्क्रिप्शंस को इसने ट्रांसलेट किया। जैसे सांची में जो इंस्क्रिप्शंस मिले उनको इसने ट्रांसलेट किया, खुद से इसने ये सारे काम किए। जो ये सर्वे करता था, जब ये अलग अलग जगहों पर सर्वे करने के लिए जाया करता था तो खुद सारे ये काम ये देखा करता था। ठीक है, he tended to recover artifacts that he thought had cultural values। और जब ये किसी भी स्थान पर जब खुदाई करते थे, एक्सकेवेशन करते थे, तो इनका फोकस होता था कि हम उन्हीं आर्टिफैक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, उन्हीं वस्तु या कला वस्तुओं पर हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे जो
किसी प्रकार का कल्चरल वैल्यू रखता होगा, जिसमें किसी प्रकार का सांस्कृतिक महत्व होगा, उन चीजों पर हमारा फोकस होगा। यानी जैसे कि कोई स्टेच्यू है, कोई मूर्ति है, उस चीज पर फोकस हम करेंगे ज्यादा जिसका कोई कल्चरल क्या हो, वैल्यू हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये तो मैंने आपको बताया कि जब मिड 19th सेंचुरी में भारत में एक्सकेवेशन के काम शुरू हुए अंडर द गाइडेंस ऑफ या अंडर द डायरेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर कुनिंघम, तो वो किस डायरेक्शन में एक्सकेवेशन कर रहे थे, ओवरऑल बातें समझ में आ गई। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि जो एक्सकेवेशन इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो सिंधु सभ्यता तो भाई इससे संबंधित है ही नहीं, ना तो वो इस टाइम फ्रेम की है और ना ही वो ये चाइनीज बुद्धिस्ट जो लोग थे वो उस जगह पर गए थे, उनके ट्रेवल प्रोग्राम का वो हिस्सा भी नहीं था हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में, वो गए भी नहीं। तो डेफिनेटली ये तो कोई बात ही नहीं हो रही थी, सिंधु सभ्यता तो एकदम ही अलग थी, ना तो वो टाइम फ्रेम में आ रही है, ना चीन के जो यात्री थे वो उस जगह पर गए थे, उसका वो हिस्सा भी नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पे हो गई। आप लोग देख रहे हैं डिडंट फिट फ्रेमवर्क ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो इस एक्सकेवेशन या इस चीज के फ्रेमवर्क में फिट ही नहीं हो रही थी। ठीक है, ये चीज यहां पे फिट नहीं हो रही थी। कैसे नहीं फिट हो रही थी देखते हैं। अ साइट लाइक हड़प्पा, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लें हड़प्पा के साथ। ठीक है, जैसे इस सभ्यता में हड़प्पा जो स्थान है, इसको अगर अपन ले एक एग्जाम्पल के रूप में, सो विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द इनिशियरी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम्स। तो हड़प्पा जो थी, हड़प्पा जो स्थान था, वो चाइनीज जो पिलग्रिम्स भारत में आए उनके ट्रेवल प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं था, उनके यात्रा प्रोग्राम का वो पार्ट ही नहीं था, समझिए। दूसरी बात, एंड वॉज नॉट नोन एज अर्ली हिस्टोरिक साइट, ना ही ये अर्ली हिस्टोरिक साइट थी, जैसे 16 महाजनपदों में से ये एक था भी नहीं। ठीक है, सो डिड नॉट फिट, इसी कारण से ये जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो इस फ्रेमवर्क में फिट नहीं हो रही थी, इस जो इन्वेस्टिगेशन ये जो किया जा रहा है उस पूरे फ्रेमवर्क में सिंधु घाटी सभ्यता फिट नहीं हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 19th सेंचुरी में सिंधु सभ्यता की जो आर्टफैक्ट्स या फिर जो पुरावस्तुएं हैं वो नहीं आ रही थी, भाई लोगों के सामने वो भारी मात्रा में वो चीजें मिल रही थी। और इवन कनिंघम के पास एक बार एक सिंधु सभ्यता के मोहर उनको दिया भी गया, लेकिन ये जो बंदा था अलेक्जेंडर कुनिंघम, ये ठीक से उसको रियलाइज नहीं कर पाया कि ये इसका क्या मतलब है, समझिए। चलो अब आते हैं यहां पर, वी हैव द अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज ट्राई टू प्लेस विद इन द रॉन्ग टाइम फ्रेम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार एक हड़प्पा की मोहर जो थी, इस तरह की जो हड़प्पन सील्स या मोहर होती है, ये एक बार कनिंघम के पास एक अंग्रेज व्यक्ति लेकर गया। ठीक है, एक ब्रिटिश या इंग्लिशमैन ने एक हड़प्पन सील कनिंघम को दी। तो कनिंघम को जब ये मोहर दी गई तो उसने एक अनसक्सेसफुल प्रयास किया। उसने हालांकि उसको बहुत ध्यान से देखा, गौर से देखा, नोटिस किया, लेकिन उसके बाद उसने असफल प्रयास किया और उसने क्या किया, उस मोहर को, उस सील को उस टाइम फ्रेम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जिस टाइम फ्रेम को वो जानता था। यानी आप ये समझे, थोड़ा सिंपल तरीके से बताऊं, कई बार क्या होता है, मान लो आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो आपको जो आंसर पता होता है आप वो बोल देते हो। ऐसा देखा जाता है ना कई बार कि हमें जिसका आंसर पता हम वो बोल देते हैं, जो हमसे पूछा गया वो हम नहीं बोल देते हैं, क्योंकि वो हमको पता नहीं होता है। ये चीज इतिहास में आप लोग देखेंगे बहुत सारी जगहों पर, जब ब्रिटिशर्स ने भारत में एक्सकेवेशंस किए तो उनको इंडियन कल्चर, इंडिया के संस्कृति के बारे में आइडिया नहीं था। तो उन्होंने, चूंकि उनको आइडिया नहीं था, तो जिस चीज के बारे में वो जानते थे उस चीज से उसको कनेक्ट करने की कोशिश की। ऐसा इतिहास में जनरली देखा जाता है। ये एक सिद्धांत है इतिहास में कि अगर हमें कोई चीज मिली है और अगर हम उसको नहीं जानते तो हम उसको उस चीज के साथ कनेक्ट कर देते हैं जिसको हम जानते हैं। तो ये जो कनिंघम था, जब इसके सामने ये सील आई, मोहर आई, तो इसने क्या करा, इसने इसको उस टाइम के साथ कनेक्ट करने का असफल प्रयास किया जिस टाइम को ये समझता था, जिस टाइम को ये जानता था, समझ गए। क्योंकि अन्य विद्वानों की तरह, अदर स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस की तरह, इसको भी ये लगता था कि भारत का जो इतिहास है वो तो गंगा नदी की घाटी में जो पहले शहर बने, यानी जो 16 महाजनपद बने 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 सी के बीच में, ये भारत का इतिहास का स्टार्टिंग है, यहां से इंडियन हिस्ट्री शुरू हुई है। अदर हिस्टोरियंस की तरह इसका भी ये मानना था, समझ गए। लेकिन भारत का इतिहास तो इससे भी 3000 साल पहले का था, सिंधु घाटी सभ्यता से ये स्टार्ट हो चुका था, समझ गए। तो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इसने कर दी और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को ये फोकस नहीं कर पाया, उसके महत्व को ये बंदा समझ नहीं पाया, इसमें ये कंफ्यूज हो गया। ठीक है, सो गिवन हिज स्पेसिफिक फोकस, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। ये हड़प्पा के महत्व को उस समय नहीं समझ पाया, इसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये उस समय पर उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी,
समझ गए, उतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि भाई अगर इसके सामने ये मोहर आया है तो वो उसका टाइम निकाल पाता, और अगर टाइम निकाल पाता कार्बन डेटिंग मेथड से तो फिर वो समझ पाता है कि भाई ये तो इससे भी पहले की है। नाउ वी हैव द अनदर मेथड्स और अनदर हिस्टोरियंस, वी हैव सर जॉन मार्शल। अब हमारे सामने सर जॉन मार्शल हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या आ रहा है, 10.2 जो टॉपिक है, अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, एक नवीन प्राचीन सभ्यता। तो हम सभ्यता की खोज की ही बात कर रहे हैं, ओवरऑल हमारा डिस्कवरी वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें हमने देखा सबसे पहले सबसे पहले अलेक्जेंडर कुनिंगम ने किस तरह से काम किया। अब हमारे सामने एक दूसरे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम क्या, सर जॉन मार्शल। 1902 के अराउंड ये एएसआई के डायरेक्टर जनरल बने और लगभग 1926 तक ये एएसआई के डायरेक्टर जनरल रहे, यानी लंबे समय तक इन्होंने डायरेक्टर जनरल के रूप में काम किया एएसआई में, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो हुआ वो तो हो गया, अब 20th सेंचुरी में जिस समय पर एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन है, सर जॉन मार्शल है। तो अब यहां पर क्या चीज हुई उसको समझते, देखिए सब्सिक्वेंटली जब 20th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स थे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और 20वीं शताब्दी के जब प्रारंभिक दशक आए, तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि दयाराम साहनी हो गए, राखलदास बनर्जी हो गए। तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने अराउंड 1920 के अप्रोक्स हड़प्पा में जाकर हड़प्पा में एक्सकेवेशन किया और वहां से इस सभ्यता के मोहर को, सील को डिस्कवर कर दिया। समझिए, सबसे पहले किसने किया यह काम, दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने ढूंढ निकाला, ठीक है। अब इस चीज का बड़ा महत्व था क्योंकि ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो मोहर यहां से मिली है या ये जो एक्सकेवेशन इन्होंने किया है ये अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से तो नहीं है। समझ गए, ये अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से तो नहीं है। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या है, 600 BCE से लेकर 400 CE वाला जो पीरियड है इसे अर्ली हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। तो अब 1920 में आकर ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो मोहर मिली है, ये जो शहर मिला है, ये अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से तो नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई और इसी कारण इसका इंपॉर्टेंस अब समझ में आया, इसका महत्व अब समझ में आया। अब इनको लगा कि भाई ये तो बहुत पुराना है और हम तो समझ रहे थे कि भारत का इतिहास इस समय से शुरू हुआ है, लेकिन नहीं, ये तो बहुत पुराना है। तो अब ये महत्व को समझे और अगले ही साल 1921 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में एक्सकेवेशन किया और वहां से भी वैसी ही एक और मोहर को या वैसा ही वहां पर एक्सकेवेशन किया और सेम टाइप ऑफ सील या एक उसी प्रकार की मोहर को उन्होंने मोहनजोदाड़ो से निकाल दिया। अब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच में बहुत लंबी दूरी है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन इतनी दूरी पर एक प्रकार का अगर मोहर मिला है, ठीक है, एक प्रकार का अगर मोहर मिला, एक प्रकार की सील मिली है, इट मींस कि ये शो करता है कि ये एक ही सिविलाइजेशन या ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो एक ही सभ्यता, एक ही कल्चर का पार्ट रहा होगा। समझ गए। और जब इसी तरह के एक्सकेवेशंस और डिस्कवरीज होती रही, देन एट द एंड इन द ईयर 1924 1924 में, समझ गए, 1924 में जाकर सर जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने ये अनाउंसमेंट किया कि इंडस वैली रीजन में, सिंधु घाटी वाले क्षेत्र में एक नई सभ्यता मिली है, एक नई सभ्यता खोजी गई है जिसका नाम क्या इन्होंने रखा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो एट द एंड 1924 में इन सब एक्सकेवेशंस और डिस्कवरीज के बेसिस पर यह घोषणा कर दी गई और एक नई सभ्यता दुनिया को मिली, ऐसा इन्होंने अनाउंसमेंट किया, जिस व्यक्ति ने किया, जिसका नाम क्या, सर जॉन मार्शल। समझ गए, सारी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को, इसमें कोई डाउट अभी आप लोगों को नहीं बचा होगा। हमने सर जॉन मार्शल के बारे में काफी चीजों को डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द 20th सेंचुरी में जो हुआ वो हमने देखा। अब हमारे सामने अगला कॉन्सेप्ट या माइक्रो कॉन्सेप्ट आ रहा है, मार्शल्स लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स बैक। मार्शल ने भारत को 3000 पीछे छोड़ दिया। जहां पर मार्शल को भारत मिला था उसने भारत को 3000 साल पीछे छोड़ दिया। इस वाक्य का, इस कथन का, इस सेंटेंस का क्या मतलब है और ये सेंटेंस कहां लिखा हुआ है? तो भाई एस.एन. रॉय नामक एक बहुत ही बड़े विद्वान है, इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट है एस.एन. रॉय, समझ गए। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इस बुक में इन्होंने ये बात लिखी कि सर जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उन्होंने भारत को वहां से 3000 साल पीछे कर दिया। मतलब यह हुआ कि इन्होंने भारत को कहां पाया था, इन्होंने भारत को पाया था 600 BCE में। ये तो यही मानते थे ना कि भारत का इतिहास यहां से शुरू हुआ, इंडियन हिस्ट्री यहां से शुरू हुई। लेकिन जब ये एक्सकेवेशंस हुए तो पता चला कि नहीं, इंडियन हिस्ट्री यहां से नहीं, इंडियन हिस्ट्री तो यहां से स्टार्ट हुई है। और अच्छा, इसको भी छोड़ दो, आप तो मैच्योर फेज को देख लो, तो मैच्योर फेज जो थी वो यहां से स्टार्ट हुई है। समझ गए, मैच्योर फेज तो यहां से स्टार्ट हुई है। चलो इसको भी ले जाओ आगे। और अर्ली फेज को देखें तो अर्ली फेज कहां से स्टार्ट हुई है?
3000 BC। अब जब आप इस टाइम और इस टाइम को देखोगे तो आपको बीच में जो डिफरेंस दिखाई देगा वो लगभग 3000 साल का हो जाएगा। लगभग 3000 साल का डिफरेंस हो जाएगा। 600 से लेकर यानी लगभग 2700 साल हो रहे हैं। तो ओवरऑल हमने यहां पे बोल दिया कि 3000 साल पीछे इन्होंने क्या कर दिया भारत को। समझ गए? ये बात किसने बोली? एस एन रॉय ने अपनी बुक के अंदर द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में। तो आपको समझ में आया कि ऐसा इन्होंने क्यों बोला है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। दिस वॉज बिकॉज सिमिलर। अच्छा, ये तो हो गई चीज। अब यहां पे कुछ चीजें और भी हैं जो इस चीज को प्रूव करती है। वो ये कि भाई मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, वहां पर जो मोहरें मिली थी, वहां पर जो आर्टिफैक्ट्स मिले थे, उस समय तक मेसोपोटामिया की सभ्यता की भी खोज हो चुकी थी, लेकिन वहां पर जो मोहर मिले थे उसको ठीक प्रकार से आइडेंटिफाइड नहीं किया गया था तब तक। लेकिन एक सिमिलरिटी देखने को मिल रही थी मेसोपोटामिया के मोहरों में और सिंधु सभ्यता के मोहरों में। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और यहां पर निकल कर आई कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो लगभग कॉन्टेम्परेरी थी, समकालीन थी। तो दुनिया को एक ऐसी सभ्यता मिली जो एक नई सभ्यता थी, और साथ ही साथ ये सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्या रही? समकालीन रही। सो इट वाज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन बट ऑल्सो वन कंटेम्परेरियस विथ मेसोपोटामिया। तो ना सिर्फ दुनिया को एक नई सभ्यता मिली, बल्कि एक ऐसी सभ्यता जो मेसोपोटामिया के समकालीन थी, ये भी दुनिया को पता चला। क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये था कि जैसी ही मोहरें हमें मेसोपोटामिया में मिली, वैसी ही मोहरें सिंधु सभ्यता में मिली। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये दोनों सभ्यताएं कंटेम्परेरी रही हों। अब आते हैं आगे, और अब हम बात करेंगे जॉन मार्शल या सर जॉन मार्शल, फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट। भारत में वैसे तो हमने सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट की बात करी जिनका नाम था अलेक्जेंडर कुनिंघम, लेकिन जब हम सर जॉन मार्शल की बात करते हैं तो बेटा ये प्रोफेशनल थे, इनको एक्सपीरियंस था आर्कियोलॉजी का। इससे पहले कुनिंघम जो थे वो शौकिया तौर पर थे, वो आर्मी के इंजीनियर भी थे। ठीक है, तो उनको शौक था हिस्ट्री का, या इस तरह से हम चीजों को समझे, बट ये प्रोफेशनल थे। इन्होंने इस चीज की स्टडी करी थी और इन्होंने एक्सपीरियंस इनको था। भारत में आने से पहले इन्होंने ग्रीस में, क्रीट में इस प्रकार के आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के एक्सपीरियंस इनको थे। तो ये जो बंदा था सर जॉन मार्शल, ये बहुत ही प्रोफेशनल बंदा था। इसी कारण जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने तो इनके कार्यकाल में भारत में आर्कियोलॉजी में कई प्रकार का डेवलपमेंट हुआ और काफी अच्छा ग्रोथ हुई। तो देख रहे हैं कि जॉन मार्शल स्टिंट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई मार्क्ड अ मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी। इंडियन आर्कियोलॉजी में इन्होंने बड़े बदलाव करे, बड़े डेवलपमेंट इनके समय पर हुए। ही वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट वर्क इन इंडिया, ब्रॉट हिज एक्सपीरियंस फ्रॉम वर्किंग इन ग्रीस एंड क्रीट। तो ग्रीस और क्रीट में इनको एक्सपीरियंस था कार्य का। मोर इंपॉर्टेंटली, सबसे खास चीज जो यहां पर इनके बारे में है वो ये है कि जैसे कनिंघम की हमने बात करी थी, कनिंघम की तरह इनका भी जो इंटरेस्ट था वो ये था कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, थोड़ी आश्चर्यजनक जो चीज होती है, उसको हमें एक्सकेवेट करना चाहिए, उसको हमें डिस्कवर करना चाहिए। तो कनिंघम का जैसे था वैसे इनका भी ये था कि जो थोड़ी सी अलग चीज है, जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है, उसको हमें खोजना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ, ये तो कॉमन चीज होगी, इसके साथ साथ इनका इंटरेस्ट उस चीज को भी डिस्कवर करने में था जो डेली लाइफ से संबंधित होता है, जो दैनिक जीवन से संबंधित चीजें होती है या प्रथाएं या प्रैक्टिस होती है, उसको भी ये चाहते थे कि पता लगाया जाए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इनके व्यक्तित्व के अंदर, वो ये कि कनिंघम की तरह ये बहुत ही स्पेक्युलर फाइंड तो करने चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ ये चाहते थे कि जो एवरीडे लाइफ है इसको भी पता लगाया जाए, पैटर्न ऑफ एवरीडे लाइफ। नाउ वी हैव अ मेथड। यहां से आप समझो, इनके द्वारा जो एक्सकेवेशंस किया गया उसकी जो मेथड जो थी, उसकी जो प्रक्रिया थी, अगर हम उसकी बात करें, इन्होंने जो मेथड अपनाई थी एक्सकेवेशन को करने की, वो थी एलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स। यानी जो साइट है, जो एक टीला है जहां पे एक्सकेवेशन किया जाएगा, वहां पे किस तरह से एक्सकेवेशन किया जाता था? एलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल। समझ गए? हिंदी में इसका मतलब हो जाता है कि क्षैतिज, नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करना। तो इस तरह से ये सिंधु सभ्यता के किसी भी साइट को एक्सकेवेट करते थे। कोई जगह अगर मिली है, कोई टापू अगर मिला है, कोई अगर टीला अगर मिला है, तो उसका एक्सकेवेशन कैसे किया जाता था? इनकी जो मेथड थी वो क्या थी? वो ये थी, रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट में एक्सकेवेशन करना। अच्छा, इस तरीके से जब एक्सकेवेशन किया जाता है तो कुछ चीजों को एक प्रकार से त्याग दिया जाता है या कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। क्या चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है? यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द माउंड, इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट। यानी उस स्थान की जो अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग जो परतें हैं, उसकी एक्सकेवेशंस को या उसके इंपोर्टेंस को इग्नोर कर दिया जाता है। और एक जैसे जगह है और जहां पे एक्सकेवेशन किया जा रहा है, तो जो कुछ भी उस जगह से मिला है
उन सभी को एक ही क्लासिफिकेशन में डिफाइंड कर दिया जाता है, ठीक है। जबकि कई सारी चीजें जो अलग अलग लेवल पर मिली, अलग अलग स्तर पर मिली है, तो वो सारा का सारा जो नॉलेज है, सारी की सारी जो चीजें हैं, वो एक प्रकार से क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इस तरह से जब एक्सकेवेशन किया जाता है रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में, तो यानी कि ये जो मेथड है रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स, इसमें एक क्या है, मिस्टेक है, इसमें एक गलती है कि इसमें क्या होता है कि अलग अलग लेवल पर जो एक्सकेवेशन हुए हैं, जो चीजें मिली हैं, उसका महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। ये इसके अंदर एक क्या है, लूप होल है, ये इसके अंदर एक मिस्टेक है। दिस मीन, हाँ, ये और चीजों को समझ लें कि इसका मतलब ये कि सारी की सारी जो चीजें मिली उसको एक ही रूप में क्लासिफाई कर दिया जाएगा, एक ही रूप में उसको डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट ये होगा कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फाइंड्स वाज इररिलेटिवली लॉस्ट, और अलग अलग लेयर्स से जो चीजें मिली है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएंगी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द अनदर कॉन्सेप्ट। अब भाई ये जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये जो समस्या थी, इस समस्या को रिजोल्व कर दिया गया, इस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गया, इस समस्या को रिजोल्व किया एक दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो एएसआई के डायरेक्टर जनरल बने अराउंड 1944 के लगभग, जिनका नाम था आरईएम बीलर। तो अब जो डिस्कवरी हुई है वो बीलर नामक जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एएसआई के डायरेक्टर जनरल, उनके डायरेक्शन में हुए। तो जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी मार्शल के समय पर, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया, उसको सुधारा किसने, नए व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या है, आरईएम व्हीलर यानी मॉर्टिमर व्हीलर, ठीक है। तो अगला जो सब टॉपिक आ गया यहाँ पे, न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस, नई तकनीक और प्रश्न में आप लोग देख रहे हैं। इट वाज आरईएम व्हीलर, ये व्यक्ति थे मॉर्टिमर व्हीलर। इनके एक वो सोर्स में हमने पढ़ा था ना, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। सो गाइस, ही वाज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने इन अराउंड 1944, हु रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम। उस समस्या को इन्होंने रेक्टिफाई किया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, कि जो अलग अलग स्तर के आर्टिफैक्ट्स थे, जो चीजें मिली थी, उसको उसके महत्व को लुप्त हो जाता था। तो व्हीलर ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ माउंड, यानी माउंड में, टीले में जो स्ट्रेटिग्राफी है, हर एक लेयर जो है उसकी स्टडी किया जाना जरूरी है, समझ गए। देन डिग मैकेनिकली अलोंग द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल यूनिट्स, बजाय कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्सकेवेशन करें, इसकी जगह हमें क्या करनी चाहिए, इस मेथड से एक्सकेवेशन करनी चाहिए, स्ट्रेटिग्राफी ऑफ माउंट्स, समझ गए। और इस कारण से जो वो प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम क्या हो गई, रिजोल्व हो गई। सारी चीजें क्लियर आप लोगों को। देन मोर ओवर ऐसे, अच्छा, ये जो व्यक्ति थे ना अपने आरईएम व्हीलर, ये आर्मी के एक्स ब्रिगेडियर थे, आर्मी में काम करने का इनको अनुभव था। इसलिए जब ये भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने, तो इन्होंने आर्मी की जो परिशुद्धताएं होती है उस तरह से अपनी ड्यूटी करी, उस तरह से इन्होंने अपना काम किया, ठीक है। तो वो जो सारी परिशुद्धताएं, वो सारे प्रीसीजन जो आर्मी में रखे जाते हैं, उस चीज को उन्होंने इंडिया में फॉलो किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीड्स टू डिस्कवर न्यू सेटलमेंट्स। अब आप लोग जानते हो कि भाई जब सिंधु सभ्यता का जो मेजर एरिया था वो तो पाकिस्तान, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्नूदारो, ये सब तो पाकिस्तान में। और जब भारत आजाद हुआ तो फिर आजादी के साथ साथ डिवीजन भी हो गया, तो वो सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट रीजन था सभ्यता का, वो तो पाकिस्तान में चला गया। भारत में तो कोई मेजर साइट्स आई नहीं। तो जब भारत आजाद हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये जरूरत महसूस हुई कि कुछ जगह होनी चाहिए इस सभ्यता की भारत में भी। तो फिर एक्सटेंसिव लेवल पर, बड़े स्तर पर सर्वे कराए गए, खोज कराई गई, एक्सकेवेशंस कराए गए, ताकि कुछ नई साइट्स भारत में मिल सके। क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो बाउंड्री है, जो क्षेत्र है, वो तो पूरी तरह से पाकिस्तान में चला गया, इंडिया में है ही नहीं। द फ्रंटियर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड लिटिल और नो कनेक्शंस विद द प्रेजेंट नेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। वर्तमान की जो भारत की सीमा है उसमें तो वो क्षेत्र आते ही नहीं है। दिस वॉज, और इसी वजह से आप लोग देख रहे हैं कि भारत में नई साइट्स को खोजने के लिए एक एक्सटेंसिव एक्सकेवेशंस और सर्वे शुरू हुए। और जब ये एक्सकेवेशंस किए गए तो इसी का ये रिजल्ट हुआ कि कच्छ वाले क्षेत्र में एक्सकेवेशंस हुए, हरियाणा और पंजाब वाले रीजन में जब एक्सकेवेशंस हुए तो बहुत सारी साइट्स सभ्यता की मिली। गुजरात के अंदर जैसे लोथल हो गया है, राजस्थान में कालीबंगा हो गया है, हरियाणा के अंदर बनावली, ठीक है, पंजाब के अंदर रोपड़, इस तरह से कुछ नई नई साइट्स मिली। और कई सारी साइट्स ऐसी हुई जो भारत में डिस्कवर करी गई। चलिए, नाउ वी हैव द लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरनेशनल इंटरेस्ट। 1980 के दशक में जब लंबे समय से इस सिविलाइजेशन के बारे में एक्सकेवेशंस हो रहे थे, तो फिर इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा।
इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के अलावा बाहर के अमेरिका, ब्रिटेन, अलग अलग देशों के जो एक्सकेवेटर्स थे, उत्खनन करता या आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उनका इंटरेस्ट जागा और वो लोग फिर यहाँ पर आए और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर इन्होंने इस सिविलाइजेशन को स्टडी करने की कोशिश की। अब नई नई टेक्निक्स इनके पास थी, नई नई तकनीकें थी, तो उन टेक्निक्स को यूज करके इस सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की गई। ठीक है, भारत के अलावा अलग अलग देशों के भी विद्वान आर्कियोलॉजिस्ट आए और उन्होंने इस सभ्यता के बारे में चीजों को पता लगाने की कोशिश की। तो बेटा यहां पर हमने मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई थिंक एक आध टॉपिक बचा हुआ है, पीसेस टुगेदर द पास्ट, अतीत को एक साथ में जोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है। बाकी हमने इस सभ्यता को पूरा कर लिया। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर बची हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में विद द न्यू चैप्टर, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बने रहें सीयूटी वाला पर। थैंक यू सो मच।